Hello plus 1 class. Today we are going to discuss our three next topic from an NCERT book, and this will be from page number 238 to page number 239. And the name of the topic which we are going to discuss is modernizing the economy. And second topic which we will discuss, industrial workers. And the last topic, aggressive nationalism. These three topics we are going to discuss today. I hope you are totally understood regarding your last topics of this chapter, so that we can understand, or I can easily make you understood about these topics. So let's start that lecture. First is modernizing the economy. तो लास्ट जो हमारी वीडियो चल रही थी, या लास्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा था, उसमें हम मीजी रिस्टोरेशन की बात करके आए थे कि सबसे पहले क्या थे, एम्परर्स थे, देन फिर शोगुन्स आ गए थे, और फिर शोगुन्स के हाथ से पावर चली गई थी, और देन फिर वो मीजी के हाथ में आ गई थी, यानी एक तरह की गवर्नमेंट, या हम कहेंगे एक तरह के फिर से जो मोनार्की सिस्टम था, एम्परर जो थे उनकी रूलिंग चलने लग गई थी. तो ये जो मीजी थी उसने बहुत कुछ चेंजेस लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि उन्होंने स्कूल्स, एजुकेशन सेंटर्स बनाए जिसमें को एजुकेशंस देनी शुरू करी, बहुत से जो डेवलपमेंट थे उन्होंने वहाँ पर किया था. तो मीजी रिफॉर्म्स ने सबसे एक बड़ा काम और भी किया था कि उन्होंने इकॉनमी को मॉडर्नाइज़ किया था. क्या किया था? मॉडर्नाइज़ किया था, यानी हम कहेंगे कि उन्होंने इकॉनमी का डेवलपमेंट किया था. उन्होंने ओवरऑल जो था कंट्री का डेवलपमेंट किया था, फैक्ट्रीज लॉन्च की थी, रेलवेज लगाई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या मॉनेटरी सिस्टम जो था उसको स्ट्रॉन्ग किया, जो वेल्थ थी वो स्ट्रॉन्ग हुई जापान की. तो मीजी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, दैट इज़ मॉडर्नाइजिंग द इकॉनमी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो उन्होंने जो मेन दूसरा काम किया था वो क्या था, इकॉनमी को मॉडर्नाइज़ किया था. कैसे किया था उन्होंने? देखो, हर चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे के बिना हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते और कोई भी काम नहीं कर सकते. तो फंड्स उन्होंने कहाँ से एक्वायर किए, कहाँ से इकट्ठे किए? उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया. तो वो क्या लेते थे, एग्रीकल्चर टैक्स लेते थे, जिनसे उनको फंड्स रेज हो जाते थे, और उस फंड से वो क्या किया करते थे, डेवलपमेंट किया करते थे. तो मीजी गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवेज़ लगाई, यानी रेलवेज़ लाइन एस्टेब्लिश की. क्या की? रेलवेज़ लाइन एस्टेब्लिश की. और जो उन्होंने फर्स्ट जापान रेलवे लाइन लगाई थी वो लगाई थी टोक्यो, यानी उनकी जो कैपिटल थी, जो ईडो का नाम बदल के टोक्यो रख दिया गया था. टोक्यो से लेके उन्होंने कहाँ तक बनाई थी, पोर्ट ऑफ योकोहामा तक उन्होंने रेलवे लाइन बनाई थी. ये फर्स्ट जापानीज़ रेलवे सिस्टम है जिसे 1870 यानी 1872 तक बनाया था. 2 साल लगे थे, 1870 से 72 तक ये जो रेलवे लाइन थी वो वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी गई थी. तो इन्होंने क्या किया था, रेलवेज़ लाइन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप्ड हो रहा है तो आपकी इकॉनमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और वो न्यू स्टाइल से हो रही है, मतलब आप नई टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, तो वो आपकी इकॉनमी मॉडर्नाइज हो रही है, मॉडर्न हो रही है. और उन्होंने क्या किया था, टेक्सटाइल मशीनरीज जो थी उसे इम्पोर्ट किया था. अब टेक्सटाइल मशीनरी अगर हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे क्या लगेगी, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज लगेंगी, और वहाँ से हमें क्या होगी, कंट्री को वेल्थ उनका जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, और जो आइटम्स हैं, यानी जो गुड्स की वैरायटीज़ है वो यहाँ पर मिलने लग जाएगी. तो टेक्सटाइल मशीनरीज जो थी वो यूरोप से इंपोर्ट की गई, एंड और जो फॉरेन टेक्नीशियंस थे उन्हें भी लाया गया. फॉरेन टेक्नीशियंस थे उन्हें लाया गया ताकि वो क्या कर सके, जापानीज़ पीपल को ट्रेंड कर सके, और साथ ही साथ उन्होंने
फॉरेन टीचर्स भी लेकर आए जिन्होंने टीचर्स को ट्रेन किया, गाइड किया वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। तो उन्होंने ओवरऑल अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना जो था स्टार्ट कर दिया था। और वो कब हुआ था? मीजी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में हुआ था। तो वो टेक्नीशियंस तो लाए थे, साथ उन्होंने क्या किया था, जापानीज़ जो स्टूडेंट्स थे ना उन्हें अब्रोड भेजना शुरू कर दिया था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आइसोलेट थे, विद इन द बाउंड्रीज रहते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने यूएसए के प्रपोजल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे लिंक्स बनाने लग गए थे। तो इन्होंने जापानीज स्टूडेंट्स को अब्रोड भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो क्यों किया था? ये बहुत तेज़ होते थे, ये कहते थे कि अपने स्टूडेंट्स को जाओ वहाँ पढ़ो, वहाँ की टेक्नोलॉजी है जो सीख कर आओ और देन अपनी कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इस तरह से जो थे उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को भेजना शुरू कर दिया और जो टेक्नोलॉजी थी वो वहाँ पर लेकर आने लग गए थे, सीख कर आने लग गए थे। 1872 में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पर लॉन्च किए गए थे। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ गए तो फाइनेंस सिस्टम जो था वो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था, जैसे लोन इशू करना और भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं मॉनेटरी से रिलेटेड वो सारी वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी। और 2 कंपनीज़ वहाँ पर लॉन्च की गई थी। वन इज़, ये 2 कंपनियों के नाम है, एक का नाम है मित्सुबिशी, आपने सुनी भी होगी, एंड सेकंड इज़ सुमिटोमो। तो ये जो 2 कंपनीज थी उस टाइम पे शिप्स बनाया करती थी। तो जापान के शिप्स वहाँ पर बनने लग गए थे। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन 2 कंपनीज़ को सपोर्ट किया, इनको हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की, और जो भी पॉलिसीज़ थी उसके दौरान यानी फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई गई सो दैट ये जो 2 कंपनीज़ हैं वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। और फिर क्या हुए थे, जापानीज़ शिप्स भी जो थे वो वहाँ पर बनने लग गए थे। और ये जो मैं आपको कह रही हूँ मित्सुबिशी, इसके जो हैं अब एसीज़ वगैरह या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक आइटम भी आती है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि शायद आपने ये सुनी होगी। तो इस तरह से जो था वो ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। कैसे हो गया था? हर काम को यानी हर डेवलपमेंट को करने के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे फ़ंड रेज हुए और इस फंड को उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने लग गए थे। रेलवे लाइंस बिछाई, फिर रेलवे से इनकम होने लग गई, टेक्सटाइल मशीनरीज़ को इंपोर्ट किया गया, फैक्ट्रीज़ लगाई गई, फॉरेन टेक्नीशियंस बुलाए गए ताकि उनकी टेक्नोलॉजी और टीचर्स को भी ट्रेन किया जा सके सो दैट वो वेस्टर्न कल्चर को ईजिली अडॉप्ट करें और स्टूडेंट्स को अवेयर करें, उसके बारे में उसे सिखाएं। जापानीज स्टूडेंट्स को भी अब्रॉड भेजा गया ताकि वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख कर आएँ और जापान में वापस आकर अपनी कंट्री में उसको यूज़ करें। बैंकिंग सिस्टम जो था वो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, एस्टेब्लिश किए गए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। 2 जो कंपनी थी उन्हें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा था वो इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल था, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन थी वो भी क्या होने लग गई थी, इंक्रीज़ होने लग गई थी। तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो 1872 में जो पॉपुलेशन थी दैट इज़ 35 मिलियंस, 35 मिलियंस, और ये 1920 में कितनी हो गई थी, 55 मिलियंस हो गई थी। तो अब जो लोग थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो वहाँ पर ना एक मतलब नॉर्दर्न आइलैंड था जापान का। अब ये बात जो है बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग। नॉर्दर्न आइलैंड था, उसका नाम था होकाइडो। तो वहाँ पर जो ट्राइब रहती थी या जो ग्रुप रहता था उस ग्रुप को कहा जाता था एनु। क्या कहा जाता था? एनु। मतलब जो पॉपुलेशन थी वो ओवरऑल जापान में इंक्रीज़ होने लग गई थी। एक नॉर्दर्न आइलैंड था यहाँ पे बात की गई है जिसका नाम था होकाइडो, और वहाँ पे एनु नाम का जो ग्रुप था वो रहता था। और ये माइनर ग्रुप था, मतलब मेजर नहीं था, इनकी इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी, बहुत कम जो लोग थे वो इस आइलैंड पे रहा करते थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो जापान गवर्नमेंट ने लोगों को माइग्रेट करना शुरू कर दिया और उन्हें कहाँ भेजा गया, होकाइडो में भेजा गया, जहाँ पर एनु जो थे वो पहले से वहाँ रह रहे थे। फिर जैसे टाउन्स डेवलपमेंट शुरू हो गया था, लोग इंक्रीज़ होने लग गए थे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई थी, तो उन्होंने माइग्रेशन जो था वो 2 सिटीज़ में और भी किया, दैट इज़ हवाई एंड अदर इज़ ब्राज़ील।
तो यहाँ पे भी लोगों को उन्होंने ट्रांसफ़र करना या माइग्रेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंडस्ट्रीज़ और टाउन जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने लग गए थे। तो जो 20% पॉपुलेशन थी, 21% जो पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में रहने लग गई थी। मतलब अगर हम बात करें 1925 की, तो जो सिटीज़ में रहने वाली पॉपुलेशन थी दैट इज़ 21%। और अगर हम बात करें 1935 की, तो ये जो फिगर थी ये इंक्रीज़ हो गई थी 32%। तो इस तरह से जो था वो ओवरऑल डेवलपमेंट जापान का हो रहा था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कोई भी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 1870 में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे दे वर 7 lakhs ओनली। कितने थे वो? 7 लाख थे। और जब 1913 का टाइम आया, किसका टाइम आया? 1913 का, यानी 1913 का जब टाइम आया, दैट नंबर इंक्रीज टू 4 मिलियंस। तो ये कितने हो गए थे? 4 मिलियंस हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे जो वर्कर्स थे ना, वो मतलब ज़्यादा जो वर्कर्स एम्प्लॉयड थे दैट इज़ फीमेल्स, यानी वीमेन बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड थी। और मेल्स जो थे वो इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और ये जो वर्क करती थी ये ना तो मशीनरी यूज़ किया करती थी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया करती थी। तो ये मैनुअल एफर्ट्स क्या करते थे, ना मशीनरी ना इलेक्ट्रिक पावर। तो जो मतलब हाफ से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ थे वो फीमेल्स एम्प्लॉयज़ थे। और जो फर्स्ट स्ट्राइक की गई थी, जो वर्कर स्ट्राइक की गई थी, जो फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक थी जिसे 1886 में किया गया था, और वो जो फर्स्ट स्ट्राइक थी वो भी वीमेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो जापान में फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी वो वीमेन के द्वारा की गई थी, वीमेन ने ऑर्गेनाइज़ की थी। लेकिन 1900 के बाद, जब 1900 का टाइम आया, उसके बाद जो मेल्स का नंबर है ना, यानी जो मेल्स थे वो फैक्ट्रीज़ में इंक्रीज़ होने लग गए थे। क्या होने लग गए थे? इंक्रीज़ हो गए थे। और 1930s में जो मेल नंबर्स थे वो मोर देन थे फीमेल्स थे, यानी अब जो वर्कर्स हैं वो मेल्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं। तो इस तरह से जो था वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई थी। एंड जो साइज़ ऑफ फैक्ट्रीज़ था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गया था, यानी फैक्ट्रीज़ डेवलप्ड होने लग गई थी, फैक्ट्रीज़ और एस्टेब्लिश होने लग गई थी। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ थी वो एस्टेब्लिश की गई, और जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगेंगे तो उनके जो वर्कर्स होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें 5,50,000 वर्कशॉप जो थी वहाँ पर लगाई गई थी। ये जो टॉपिक है ये इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें हमने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ही बात करनी थी। पहले फीमेल्स मेजॉरिटी थी, देन फिर मेल्स मेजॉरिटी होने लग गई थी। एंड जो फर्स्ट स्ट्राइक की गई थी वो वीमेंस के द्वारा की गई थी। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ अग्रेसिव नेशनलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंशन दिस थिंग इन योर बुक एज वेल इन योर नोटबुक्स। सो अग्रेसिव नेशनलिज्म, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलिज्म के। नेशनलिज्म के मतलब जब एक पर्सन के मन में, यानी एक पर्सन की इंटरनल फीलिंग आ जाती है अपनी कंट्री को लेकर कि मेरी ये कंट्री है, मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, यानी मैंने अपनी कंट्री के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर कुछ आ जाती है दिक्कत तो मैं अपनी कंट्री के सपोर्ट में हूँ। तो ये जो फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। जैसे हमने मीजी रिस्टोरेशन में बात की थी कि जो लोग थे वो अपने आप को सब्जेक्ट्स माना करते थे, यानी अपने आप को राजा की प्रजा माना करते थे। जैसा राजा चाहता था वैसा वो करते थे। तो वो राजा की फेवर से सोचते थे और राजा जो था प्रजा की फेवर से सोचता था। लेकिन फिर राजा ने चाहा कि लोगों के मन में क्या होनी चाहिए, नेशनलिज्म होनी चाहिए, सो दैट जो है हम वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन सिस्टम से बच सकते हैं।
तो लोगों के मन में क्या आने लग गई थी, नेशनलिज्म आने लग गई थी। तो यहाँ आपको नेशनलिज्म का मतलब क्लियर है। अब हम बात करेंगे अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब जब बहुत ज़्यादा एंगर की फॉर्म में नेशनलिज्म होने लग जाता है। तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड चल रहा था दैट इज़ मीजी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म थी ना, यानी सिटीजनशिप जो थी, वो लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके ऊपर थोपी जा रही थी, उन्हें फोर्स किया जा रहा था। तो जो मीजी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, एक मतलब जो मीजी कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेस्ड था फ्रेंचाइजी रिस्ट्रिक्शन पे। अब ये क्या होता है, इसके हमें बड़े ध्यान से समझेंगे। फ्रेंचाइजी रिस्ट्रिक्शन का मतलब बहुत कम जो पावर थी वो आपके हाथ में है, यानी बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो दी गई, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे इम्पोज की गई थी। और जो वहाँ का पार्लियामेंट था, अब हमारे यहाँ के पार्लियामेंट हाउस को पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन जो जापान का पार्लियामेंट था उसे डाइट के नाम से जाना जाता था। क्यों डाइट के नाम से जाना जाता था? क्योंकि जर्मन में पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता था। और जो ये भी हैं जापानीज़ लोग हैं, ये जर्मन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया था, अपने पार्लियामेंट को डाइट कहा। और उनकी जो पावर हुआ करती थी, यानी लोगों के, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, एमएलएज हो गए, एमपीज़ हो गए, जो कोई भी हो गया, उनकी जो पावर थी दैट इज़ लिमिटेड। तो लिमिटेड पावर जो थी वो वहाँ पर थी लोगों के हाथ में। एंड जो लीडर्स हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो लीडर्स हुआ करते थे वो लीडर्स कौन थे? वो लीडर्स थे मोनार्क्स, यानी जो पहले रूलर्स थे, किंग्स थे, वो क्या बने थे? लीडर्स बने थे, यानी जिनके पास इम्पीरियल पावर्स थी, वो उनके हाथ, उन्हें क्या किया गया था, इनका मेंबर बनाया गया था। और उन्हें ये राइट था कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। यानी लीडर्स कौन थे? जो वही रूलर्स हुआ करते थे जो पहले, उन्हें लीडर्स अपॉइंट किया गया और उनके पास राइट था कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश किया कर सकते हैं। तो जो लोग वहाँ पर कैबिनेट बनाने के लिए जो लोग वहाँ पर होते थे उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। यानी जिन लोगों से कैबिनेट बनाया जाता था उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। लेकिन जब उन्होंने अपनी पावर को खो दिया तो उनकी जो पार्टी थी वो भी लिमिटेड हो गई थी। लेकिन जो एम्परर था ना, वो एक टाइम पीरियड पे क्या माना जाता था? नेवी का या आर्मी का कमांडर माना जाता था। और यहाँ पे ये टोटली फ्री थे, यानी इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ये अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते थे। ये जो पावर थी ये कमांडर के हाथ में हुआ करती थी। और कमांडर कौन थे? एम्परर। और मैंने आपको पहले ही बताया ये एम्परर कौन हुआ करते थे। ये एम्परर वो लोग थे जो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया तो इस पार्लियामेंट के लीडर्स बने थे। तो वहाँ के जो एम्परर्स थे वो आर्मी कमांडर हुआ करते थे और इंडिपेंडेंटली वो उस आर्मी को कंट्रोल किया करते थे, किसी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑर्डर दिया करते थे, उन प्राइम मिनिस्टर्स को बाद में क्या बना दिया गया? मिनिस्टर्स बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मिनिस्टर्स बना दिया गया। तो वहाँ की जो मिलिट्री थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसे कंट्रोल कौन कर रहा था? एम्परर कर रहे थे। और वहाँ पे जो फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे या टैक्स लगाए जा रहे थे वो पता है किस बात से लगाए जाते थे? लोगों को डरा डरा के लगाया जाता था। देखो उस टाइम हमने पहले भी बात की थी कि जब जापान अपनी एक्सपेंशन कर रहा था, अपना डेवलपमेंट कर रहा था, तो बाकी दूसरे एरियाज़ में क्या हो रहा था? कॉलोनाइजेशन हो रहा था। यानी वेस्टर्न कल्चर जो था वो अपनी कॉलोनीज़ बना रहा था। जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था, चाइना में किया, तो इस तरह से जापान के लोगों को इस तरह से डराया जाता था कि तुम टैक्स पे करो, अगर तुम टैक्स पे नहीं करोगे तो हम जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, और डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देगा। और जो वेस्टर्न कल्चर है वो कभी भी मर्सी नहीं शो करता, यानी दया नहीं शो करता। तो इस तरह से वो कल्चर को मतलब लोगों के मन में डर भरा करते थे और फिर उसका फ़ायदा उठा के फंड्स वगैरह इकट्ठा किया करते थे।
तो इस तरह से जो थी वो मतलब जो फंड्स इकट्ठे होते थे तो उस फंड को वो मिलिट्री में लगा देते थे और मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो फुलफ़िल हो जाती थी और इस तरह से जो मिलिट्री थी वो वहाँ की फॉर्म कर दी जा रही थी। तो हम यहाँ से ये सीखेंगे कि वहाँ पे नेशनलिज्म तो हो रहा था लेकिन अग्रेसिव नेचर का हो रहा था, लोगों पे थोपी जा रही थी ये सब बातें। तो आज का यही टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर everyone. See you in next video with new topics. Till then, take care. Thank you.